एक ऐसी अमेरिकन फ्लाइट जो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकली तो थी, लेकिन बीच समुद्र में मिस्टीरियसली वो कहां गायब हो गई आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है। इस शॉकिंग कहानी की शुरुआत होती है ब्रैंडन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि विजन देख रहा था। उसे अपने सपनों में एक लेडी दिखाई देती है जो पानी के अंदर डूब रही थी। वो सब मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ब्रैंडन उसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। ब्रैंडन इस खतरनाक सपने को देखकर उठ जाता है। उसे समझता ही नहीं कि ये सपने आखिरकार उसे क्यों आ रहे हैं। ब्रैंडन तो अब उठकर तुरंत ही जॉब पर चला जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जहाँ जेड और कायल नाम के दो दोस्त खड़े थे। दरअसल जेड अपनी गर्लफ्रेंड एवा और कायल के साथ वेकेशन मनाने जा रहा था। वो सभी वहां जाकर काफी अच्छे रिसोर्ट में घूमेंगे और पूरी एंजॉय करेंगे। जेड और कायल तो इस बात से काफी एक्साइटेड थे। अब थोड़ी देर में एवा वहां पर आ जाती है जो जेड की गर्लफ्रेंड थी। एवा पता नहीं क्यों खुश नहीं लग रही होती और वो जेड को आकर बताने लगी कि मेरे फादर ने मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है। उन्हें लगता है कि अकेले नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने मेरे प्रोटेक्शन के लिए इस बॉडी गार्ड को मेरे साथ रख दिया। चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन ही था। ब्रैंडन को साफ कहा गया होता है कि एवा का ख्याल रखे। अब जेड और कायल इससे भी थोड़ा सा नाराज होने लगे क्योंकि ये उनकी ट्रिप है, इसमें बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी एवा के फादर का कॉल आता है जो उसे बता रहे थे कि किस तरीके से सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। एवा भी अब यहाँ अपने फादर को मना बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। उन्हें अब ब्रैंडन को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। कायल अब यहाँ ब्रैंडन के पास आकर उससे कुछ बात करने लगा कि तुम लोगों को प्राइवेसी क्यों नहीं देते। ब्रैंडन तो उसे ज्यादा एंटरटेन नहीं करता क्योंकि वो एकदम सीरियस टाइप का आदमी होता है। ब्रैंडन ने तो कायल को वहां मौजूद जितने भी लोग थे उनके बिहेवियर के बारे में बताया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रैंडन को लोगों के परख का कितना नॉलेज है। उसे इतने सालों का एक्सपीरियंस जो हो चुका है। जेड, कायल, एवा और उसका बॉडीगार्ड सारे सामान इकट्ठा करने लगे थे ताकि वो बोर्डिंग कर सके। अब हमें उसी एयरपोर्ट पर मार्टिन नाम का एक आदमी दिखाया गया जो अपनी वाइफ और अपनी ग्रैंड डॉटर रोज के साथ वहां मौजूद था। वो सभी दूसरे घर पर जा रहे होते हैं जहाँ पर रोज के मॉम एंड डैड रहते थे। रोज के पास तो एक बहुत ही प्यारी सी डॉल होती है जो उसे हमेशा अपने पास ही रखती। मार्टिन की वाइफ कुछ सामान लेने के लिए चली गई थी, वहीं मार्टिन अपनी ग्रैंड डॉटर रोज को लेके बोर्डिंग करने गया था। सारे सामान इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन अब रास्ते में चलते समय गलती से रोज का वो टेडी बेयर नीचे गिर जाता है। इस बारे में तो रोज को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा था और वो आगे बढ़ जाती है। पता नहीं जब थोड़ी देर बाद उसे पता चलेगा तो वो कितना दुखी होगी। जेड, कायल और एवा जब आगे बढ़ रहे थे तो वो बात करते हैं अपने करियर प्लान की। जेड और कायल का तो करियर फिक्स था, लेकिन एवा अब काफी कंफ्यूज रहने लगी। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो कौन सा करियर पाथ चूज करे जो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब इसी तरीके से बात करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसकी नजर उस टेडी बेयर पर पड़ी। ये टेडी बेयर रोज का ही था, लेकिन एवा उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब वहाँ रोज को भी पता चल गया था कि उसका टेडी बेयर कहीं गिर चुका है। पूरा बैकपैक चेक करने के बावजूद भी उसे वो नहीं मिला था। मार्टिन तो रोज को समझाता है कि हम कोई दूसरा टेडी बेयर खरीद लेंगे, पर ऑब्वियसली रोज एक बच्ची है, उसका अटैचमेंट अपने टेडी बेयर के साथ हो चुका था, इसीलिए अब उसे वही टेडी बेयर चाहिए। रोज तो बहुत ही तेजी से यहाँ वहाँ भाग रही थी, तभी उसकी टक्कर एवा से हो गई। एवा की सारी कॉफी उसके बॉडी पर गिर जाती है। मार्टिन ने तो रोज की तरफ से माफी मांग ली एवा से। रोज भी काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने गलती से ये सारी चीजें कर दी। वो तो अपनी टेडी बेयर के लिए अभी भी रो रही थी। एवा को जब ये पता चला कि इस बच्चे का टेडी बेयर खो चुका है तो वो तुरंत ही उस जगह पर चली गई टेडी बेयर को लाने के लिए। थोड़ी देर के अंदर एवा उस टेडी बेयर को लाकर रोज को दे देती है। इससे रोज बहुत ज्यादा खुश हो गई और एवा का धन्यवाद भी किया। मार्टिन भी इससे खुश होता है। मार्टिन भी एवा को थैंक यू कह रहा था। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद सारे पैसेंजर्स अंदर जाने लगे थे फ्लाइट के। एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम डैनियल होता है वो तो रोज से बहुत प्यार से बात कर रहा था। उसने तो रोज को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया। एक एक करके अब सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन कायल, एवा और मार्टिन अपने टिकट के अलावा इकोनॉमी क्लास में जा रहे थे। ब्रैंडन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उन्हें टिकट के अनुसार ही बैठना चाहिए, लेकिन एवा बोल रही थी कि यहाँ की मोस्टली सीट्स खाली हैं, तो इसीलिए हम कहीं भी बैठ सकते हैं बिना किसी के रोक टोक के। ब्रैंडन के ना बोलने के बावजूद भी जेड, कायल और एवा इकोनॉमी क्लास में जाकर बैठ गए और सच में उन्होंने जब नजर घुमाई तो प्लेन में उतने पैसेंजर्स नहीं थे। लग रहा होता है कि जिस डेस्टिनेशन पर वो जा रहे हैं वहाँ ज्यादा लोग नहीं ट्रेवल करते। कायल तो एवा को डराने के लिए कह रहा था कि शायद ये प्लेन क्रैश होने वाली है, इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर नहीं आए।
लेकिन एवा एकदम स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, वो इन चीजों से बिल्कुल नहीं डरती। पर ये बात उन सभी को बिल्कुल नहीं पता कि जाने अनजाने में कही गई ये चीजें सच होने वाली हैं। अब यहाँ धीरे धीरे प्लेन टेक ऑफ करने लगा था और अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल गया। फ्लाइट अटेंडेंट डैनियल सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा था हर एक पैसेंजर्स को। काइल, जेड और एवा तो डैनियल की मजाक उड़ा रहे होते हैं कई बातों पर। डैनियल ने इसे नोटिस कर लिया था। अब अचानक जब उनकी प्लेन मिड एयर में होती है तो उसमें कुछ टर्बुलेंस महसूस होने लगी, जबकि इस तरीके की टर्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ तूफानी रातों में होती है। प्लेन का कैप्टन सभी को शांति रखने के लिए कहता है क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अचानक यहाँ दिखाई पड़ा कि प्लेन के टर्बाइंस के अंदर कुछ पक्षियां जाकर टकरा गई हैं। इससे प्लेन के टर्बाइंस में कुछ खराबी हो सकती है, बट इन चीजों को शुरुआत से ही इग्नोर किया जाता है और वो सभी आगे बढ़ रहे थे। अभी भी उन्हें झटके लगते जा रहे थे जैसे कि कोई बड़ी चीज होने वाली है। रोज ने जब अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई तो उसने देखा कि टर्बाइंस में आग लग चुकी है। ये आग तो अब लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें बिल्कुल नहीं समझता कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अब तो प्लेन के कैप्टन को भी अंदाजा लग चुका होता है कि ये प्लेन ज्यादा देर तक हवा में नहीं रहेगी। प्लेन का एल्टीट्यूड भी एकदम से कम होने लगा था। कैप्टन ने सारे क्रू मेंबर्स को अंदर बुला लिया और सभी को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहे। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है क्योंकि कुछ भी हो सकता था। इतने सारे पैसेंजर्स की जान अब खतरे में पड़ जाती है। रोज बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे कंफर्टेबल करते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि कैप्टन और सारे क्रू मेंबर्स प्लेन को संभाल लेंगे, पर यहाँ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। टर्बाइंस में जो आग लगी थी उसके नुकीले टुकड़े चारों तरफ फैलने लगे थे और उन्हीं में से एक नुकीला टुकड़ा सीधा प्लेन में आकर टकराता है। इससे चारों तरफ काफी हाई प्रेशर वाली हवाएं बहने लगी। प्लेन में तो एक बड़ा सा होल हो चुका था जिसके थ्रू एयर पास हो रही होती है, और अब इसी वजह से जिन पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं लगाए थे वो इसी एयर में खींचे चले गए। कई पैसेंजर सीधा प्लेन से नीचे गिरकर मारे जा रहे थे। इतने भारी भरकम मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही होती है कि देखा नहीं जा रहा था। प्लेन अब सीधा आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे समुद्र की तरफ गिरने लगी। ब्रैंडन जो एवा को बचाने की कोशिश कर रहा था उसके बॉडी पर एक टर्बाइंस का टुकड़ा लग चुका होता है। इससे ब्रैंडन एकदम घायल हो गया और लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगा। प्लेन का कैप्टन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अब प्लेन सीधा समुद्र के बीचों बीच जाकर गिरती है। प्लेन ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी थी और कोई भी सिस्टम काम नहीं करते। धीरे धीरे करके वो अब नीचे डूबना स्टार्ट कर देती है। जेड, काइल और एवा तीनों सुरक्षित तो थे, पर अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा पूरा पानी भरने से पहले। पीछे से एक फ्लाइट अटेंडेंट डैनियल भी बाहर निकलता है जो केबिन में छुपकर बैठा था। वहाँ पर थोड़ी सी आवाज भी आने लगी और पता चलता है कि ये ब्रैंडन है जो बच चुका है। उसने कई और लोगों को भी सामने किया जैसे कि रोज और उसके ग्रैंडफादर मार्टिन। एक बूढ़ी औरत की तो हालत खराब थी जिसे कि डैनियल सीपीआर दे रहा होता है। सभी लोग एकदम परेशानी में थे कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए, क्योंकि अगर वो थोड़ी मिनट भी वेट करेंगे तो वो पानी में डूबकर मारे जा सकते थे। ब्रैंडन किसी भी तरीके से अपने बॉडी को सेफ रखने के लिए वो टुकड़ा बाहर निकाल लेता है और अब शायद उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी जिंदा बचने के लिए। सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुके थे, यानी वो किसी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। सभी लोगों के बीच में एकदम पैनिक वाला माहौल हो गया था। तो ब्रैंडन उन्हें समझाता है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी भी प्लेन के अंदर पूरा पानी भरा नहीं है और सामने की तरफ कई सारे रॉक्स थे, यानी कि उनका प्लेन उससे टकराएगा और उन्हें कुछ और मौका मिल सकता था बाहर निकलने का, क्योंकि अगर रॉक से टकराने के बाद वो नीचे गई तो वो एक खाई है। समुद्र में मौजूद इतनी गहरी जगह उसने आज तक नहीं देखी थी। ब्रैंडन तो सबसे पहले डैनियल से कहता है कि तुम रेयर पार्ट में जाकर वहां पर कुछ सामान ढूंढो और रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। डैनियल तुरंत ही केविन रूम में चला गया और वहां पर कुछ पता लगाता है। ब्रैंडन बाकी लोगों को शांत करा रहा था क्योंकि उसमें छोटी बच्ची रोज भी होती है। ये चीजें उसके लिए काफी नई होती हैं, तो वो और ज्यादा डर रही थी। अब यहाँ डैनियल तुरंत ही आकर बताता है कि कैप्टन सब मारे जा चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि क्रैश लैंड होने से पहले एयरपोर्ट रेस्क्यू टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था, यानी हमारी तलाश अभी भी जारी हो सकती है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनका ये फ्लाइट पानी के अंदर मौजूद है, तो उन्हें टाइम लगेगा हमें रेस्क्यू करने के लिए। ब्रैंडन जानता था कि जब तक रेस्क्यू टीम आएगी तब तक वो सब पानी में डूब चुके होंगे, तो इसीलिए उन्हें बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए। डैनियल अब तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने के लिए चला गया जो कि केविन के पास रखे होते हैं। वो जब उसे देखता है तो शॉकिंग बात ये हुई कि सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो चुके हैं, यानी उनके पास अब कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है पानी के अंदर सांस लेने के लिए। तभी ब्रैंडन को उनमें से कोई बताता है कि एक पैसेंजर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, यानी उसकी क्रिटिकल कंडीशन के कारण उसे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता था, और अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो उनकी मदद हो सकती है। हमें पता चला कि मार्टिन बेचारा मारा जा चुका है। उसकी वाइफ जेन अपनी ग्रैंड डॉटर रोज के साथ वहां मौजूद थी। ब्रैंडन जब पानी के अंदर उस छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने जाता है तो जेन ने मार्टिन से एक रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे मरे हुए हस्बैंड की
हैट लेकर आ जाओ, वो मेरी आखिरी निशानी है और मैं उसे अपने पास रखूंगी। ब्रैंडन इन चीजों को समझता है और सीधा पानी के अंदर छलांग लगा देता है। वो बहुत ही खारा पानी था, इसीलिए ब्रैंडन को जो चोट लगी थी उस पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर भी ब्रैंडन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहा था और मार्टिन की डेड बॉडी के पास से उसका हैट ले लेता है। वो अब वापस अपने साथियों के पास आने लगा, पर अचानक ही वहाँ पर कुछ हलचल हुई और कुछ बड़ी सी चीज उसकी तरफ मूव होते हुए आ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक शार्क थी जिसने कि ब्रैंडन के ऊपर हमला कर दिया। ब्रैंडन बच जाता है क्योंकि उसके पीछे एक और आदमी था। वो बेचारा आदमी मारा गया और ब्रैंडन भी काफी घायल हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ एवा और बाकी लोग ब्रैंडन का ही वेट कर रहे थे और जब वो थोड़ी देर में आता है सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर, तो ब्रैंडन ने कह दिया कि अब तुम सभी को अपनी देखरेख खुद करनी होगी। उन लोगों को ये नहीं समझ रहा था कि आखिर ब्रैंडन ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी उस खतरनाक शार्क ने ब्रैंडन को पीछे से घसीट लिया। ब्रैंडन बेचारा वहीं बुरी तरीके से मारा जाता है। ये चीजें देखने के बाद अब सभी को रियलाइज हो गया कि पानी में शार्क आ चुकी है और अगर कुछ ना किया गया तो ये उन सभी के लिए खतरा बन जाएगी। तभी मिलकर केविन के और पीछे जाने लगे जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा होता। पर ऑब्वियस बात है कि ये प्लेन पूरी तरीके से पानी में मौजूद है, यानी पानी का लेवल अप होते जा रहा है। अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो या तो वो डूब के मर जाएंगे या फिर एक खतरनाक शार्क के पेट का निवाला बन जाएंगे। यहाँ काहिल के हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और खून भी निकल रहा था, इसीलिए अब जेन ने बाकी लोगों को कहा कि हमें फर्स्ट एड किट ढूंढनी होगी जिससे उसका इलाज किया जा सके। एवा अब तुरंत ही कुछ मैगजीन के पास आती है जो कि वो फ्लाइट में पढ़ रही थी। उसने तुरंत ही एक टेप की मदद से काइल के हाथ पर लगे हुए घाव के ऊपर लगा दिया। इससे एटलीस्ट उसकी हड्डियां स्ट्रेट रहेंगी और काफी ज्यादा खून नहीं निकलेगा। बाहर की तरफ हमें कई मिलिट्री ऑफिसर्स दिखाई दिए जो अपने हेलीकॉप्टर की रेस्क्यू टीम के साथ उनकी तलाश कर रहे थे। समुद्र के ऊपर हवर करते हुए वो लोकेशन पता करने की कोशिश तो करते हैं, पर अफसोस फ्लाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। यहाँ तक कि एरोप्लेन के मलबे भी वहाँ पर नहीं दिखाई देते। इस तरीके से चलता रहा तो वो कभी भी फ्लाइट को नहीं ढूंढ पाएंगे और फंसे हुए लोगों को कभी बचा नहीं पाएंगे। प्लेन में मौजूद जितने भी सर्वाइवर्स थे वो केविन के अंदर जाकर छुप गए। रोज इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन एवा ने उसे समझाने की कोशिश की। वो बता रही थी कि रेस्क्यू टीम हमें कभी न कभी खोज ही लेगी, वो सब हमारे ही चक्कर में अपनी रिसर्च कर रहे हैं। अब सभी को दिखाई देने लगा कि वो पानी जो प्लेन के अंदर आ रहा था उसका कलर लाल होता जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि खतरनाक शार्क मरे हुए लोगों को खा रही है। ये चीज उन सभी लोगों को अंदर से डरा दे रही थी। हो सकता है कि कुछ ही समय में शार्क उन्हें भी मार कर खा जाए, पर उन सभी को हिम्मत रखनी होगी जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती। जेन यहाँ पर अपने हस्बैंड मार्टिन को याद कर रही थी क्योंकि वो एक मिलिट्री ऑफिसर था। अगर वो उनके साथ रहता तो यहाँ बचने के तरीके वो बता देता, पर अफसोस वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। यहाँ एवा, डैनियल और जेड बात कर रहे थे कि उनके पास ऑलमोस्ट कितना समय है जब तक वो यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगाया गया तो कुछ ही घंटे हैं उनके पास जब ये पूरी प्लेन एकदम से पानी से भर जाएगा। लेकिन जेड बताता है कि हमारे पास उससे भी कम समय है। ये पूरा प्लेन एल्यूमिनियम की दीवारों से बना है, सबमरीन के स्ट्रक्चर से ये बिल्कुल अलग है, तो इसके चांसेस कम है कि हम कुछ घंटे भी सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो इन सारे खतरों से बचेंगे कैसे ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब सारे पैसेंजर्स जो उस प्लेन में फंसे हुए थे वो महसूस कर पाते हैं कि प्लेन नीचे जा रही है। बहुत ही ज्यादा डर का माहौल था क्योंकि जरा सी भी गलती सारे लोगों की एक ही साथ जान ले सकती है। अच्छी बात तो ये हो गई कि टूटे हुए प्लेन का हिस्सा एक रॉक के पास आकर जुड़ जाता है। इस हिस्से के दूसरी तरफ वो खाई है जिसमें कि अगर प्लेन गिर गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यानी कि उनके पास अब बहुत कम समय है यहाँ से जिंदा वापस निकलने के लिए। एवा तो बाकी लोगों से कहने लगी कि हमें पीछे वाले रास्ते से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जरूर आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होंगे जो हमें रेस्क्यू करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जेड और डैनियल उसे समझाते हैं कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम ऊपर पहुंच पाए। एक सिलेंडर ऑक्सीजन से सिर्फ एक ही इंसान ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो सकता और लोगों की जानें भी जा सकती है। प्लस ऊपर से एक भूखी शार्क बाहर उनका इंतजार कर रही है। जब तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती तब तक उन्हें यहीं पर वेट करना होगा। डैनियल ने बताया कि हमें केविन के अंदर कुछ रिसोर्सेस मिल सकते हैं, तो वो काइल और ब्रेड के साथ निकल पड़ा वहां जाने के लिए। एवा जो बेचारी एकदम से पैनिक हो चुकी थी वो वॉशरूम में आकर बहुत रोने लगती है। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि इस कंडीशन में कौन सा स्टेप उठाया जाए। जेड और डैनियल ने तो अलग अलग पैसेंजर्स के बैग में से रिसोर्सेस निकालना भी स्टार्ट कर दिया था। वो सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा कर देते क्योंकि आगे चलकर इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। पानी के बाहर की तरफ अभी भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हवर कर रहे होते हैं। कई घंटों की लगातार रिसर्च के बाद आखिरकार उन्हें प्लेन का मलबा मिल गया था।
यानी कि उन्हें इतना अंदाजा हो जाता है कि प्लेन यहीं पर क्रैश हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी सर्वाइवर ऊपर आया हुआ नहीं दिखाई देता। अगर ऐसा होगा तो उन्हें काफी सारा फ्यूल लगेगा और हेलीकॉप्टर इतनी देर तक हवा में नहीं उड़ सकता। सबसे पहले मिलिट्री सोल्जर्स ने अपने डाइवर्स को वहां पर भेजा ताकि वो अंदर जाकर पता लगा सके। 2 अंडर वाटर डाइवर्स अंदर तो चले जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें प्लेन का वो मलबा दिखाई दिया जहां पर अभी भी रोशनी जल रही थी, यानी उन्हें पता चल गया कि यहीं पर बाकी बचे हुए लोग होंगे। वो दोनों उनकी तरफ बढ़ने लगे। मिरर में से रोज को दिखाई दे जाता है कि वो 2 डाइवर्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसने बाकी लोगों को जब ये बात बताई तो सब काफी खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब ये दोनों आकर उन्हें बचा ही लेंगे, पर अफसोस उन दोनों डाइवर्स को पता ही नहीं था कि उस प्लेन के चारों तरफ एक भूखी शार्क मौजूद है। वो शार्क उनके आगे पीछे ही घूम रही थी, बड़ी चालाकी से उन पर हमला करने के लिए। अब जैसे ही एक डाइवर मिरर के पास आता है तो बाकी लोगों ने नोटिस किया कि पीछे से वही शार्क आ रही है। उन्होंने तो डाइवर को बताने की भी कोशिश की, लेकिन वो अंडर वाटर डाइवर समझ ही नहीं पाता इन चीजों को। तुरंत ही अब नीचे की ओर से वही शार्क ने डाइवर को पकड़ लिया और खींचकर मारने लगी। इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि वो डाइवर अब मर चुका होगा। एक आखिरी होप जो उन लोगों के पास बची हुई थी वो भी खत्म हो जाती है। हेलीकॉप्टर में मौजूद उन सारे मिलिट्री ऑफिसर को अब काफी देर हो रही थी। उन्हें लगा कि जरूर यहाँ पर कुछ तो अजीब है, इसीलिए मिलिट्री ऑफिसर्स ने दूसरे हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ बुलाने की अनुमति दे दी। उनका फ्यूल कम था, इसीलिए वो अपने रेस्क्यू स्टेशन पर चले गए। अब एवा यहाँ पर शांत नहीं बैठने वाली थी। भले उनमें डर का माहौल था, पर वो बोलती है कि हमें उस डाइवर की बॉडी के पास जाना होगा। डाइवर के पीठ के ऊपर जरूर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे होंगे। हमें उनके कॉस्ट्यूम्स और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने होंगे जिससे हम अपनी जान बचा सकें। जेड एवा को रोकता भी है ये काम करने के लिए, लेकिन एवा अब किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसे खुद के साथ इतने सारे लोगों की जानें बचानी है। जेड और उसकी गर्लफ्रेंड एवा में इसी बात पर बहस छिड़ जाती है। अचानक अब जेड का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर जाता है। जेड अब उठने की कोशिश कर ही रहा था, तभी पीछे से एक हलचल हुई। ये वही खतरनाक शार्क थी जो इस तरीके की हलचल को देखकर तुरंत ही वहां पर आती है और जेड पर हमला कर देती है। जेड का पैर उसने बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया था। एवा, काइल और सभी लोग जेड को पकड़कर बाहर निकालते हैं, लेकिन जब जेड को दूसरी तरफ लाया गया तो पता चला कि उसका एक पैर टूट चुका है। शार्क ने उसका एक पैर ही खा लिया था। जेड को इससे बहुत ज्यादा पेन होता है और सभी लोग एकदम शॉकिंगली रिएक्ट करते हुए उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। एवा अपने बॉयफ्रेंड की इस हालत को तो देख ही नहीं पाती, फिर भी वो जेड को काम डाउन होने के लिए कहती है, क्योंकि वो कुछ समय में यहाँ से बाहर निकल ही जाएंगे। एवा ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कंपार्टमेंट में जाकर उस डाइवर का बॉक्स लेकर आएंगे। उसमें उन्हें डाइविंग सूट और कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल सकते हैं। एवा तो अब एक फ्लेयर गन लेकर उस चैम्बर के अंदर चली गई थी, लेकिन उसे नहीं आइडिया कि वहाँ पर वो अकेली नहीं है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एवा को वो डाइविंग किट मिल गई थी, पर अचानक उसके ऊपर एक ऑक्टोपस ने हमला कर दिया। उस ऑक्टोपस से वो कैसे भी बचकर बाहर निकल जाती है और उस डाइविंग सूट को लेकर आ जाती है। एवा तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड जेड के पास आकर उसे समझाती है, लेकिन जेड तो हमेशा नेगेटिव ही सोचता था। वो यही बोल रहा था कि हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जेड की पैर कटने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो रहा था। अब अचानक उन्हें विंडो की तरफ कुछ तो हलचल दिखाई देती है। पता चला कि उनका वो प्लेन अब धीरे धीरे नीचे और गिरता जा रहा है। लेकिन अब अचानक उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि जेड मर चुका है। एवा एकदम रोने लगी और उसे जाकर सीपीआर भी देने की कोशिश करती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एवा ने नोटिस किया कि प्लेन के अंदर जो पानी का लेवल है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, यानी उन्हें यहाँ से तो निकलना ही होगा। अब रोज ने पहले भी एक बात कही थी कि शार्क जैसे बड़े बड़े प्रेडेटर्स बुलबुलों से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर वो पानी में बुलबुले बनाएंगे तो वो उनके पीछे आ जाएंगे। इसीलिए अब एवा रोज की बात सुनकर ये डिसाइड करती है कि कोई उन शार्क का ध्यान भटकाएगा बुलबुलों की मदद से, जिससे बाकी लोग डाइविंग सूट पहनकर वहां से निकल जाएंगे। अब यहाँ काइल बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि बचपन में उसे स्विमिंग बहुत ही बेकार लगती थी। उसकी तो बचपन में जान जाने से भी बची थी। अच्छा हुआ उसके फादर आकर उसे बचा ले रहे थे। लेकिन एवा काइल को भी हिम्मत देती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा हम सब के लिए। काइल अब काफी अच्छा फील कर रहा था और वो इस प्लान के लिए रेडी हो जाता है। निकलने से पहले एवा अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी को टच करके फील करती है। वो सॉरी भी बोल रही थी, क्योंकि उसे ध्यान रखना चाहिए था। उन सभी के पास अभी 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद थे, तो इसीलिए एवा डैनियल को कहती है कि तुम रोज के साथ ऊपर की तरफ चले जाना। बाकी दूसरे सिलेंडर से वो सब एक एक करके ऑक्सीजन लेंगे। एवा स्विमिंग जानती थी, तो इसीलिए वो अकेले ही जाने का डिसाइड करती है। अब धीरे धीरे वो सब पानी वाले रास्ते के आगे तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ से वो बाहर निकलेंगे। लेकिन हलचल हो चली थी, तो वो शार्क उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और उससे बबल बनाने का काम दिया होता है। यानी वो ध्यान भटका रहा था और शार्क उसके ही तरफ आती है। अचानक ही उसके ऊपर हमला करके शार्क ने उसे भी मार दिया। एवा समझ चुकी थी कि वो शार्क यहाँ पर पहुंच चुकी है।
इसीलिए उसने डैनियल को इशारा किया कि वो रोज को लेकर तुरंत ही ऊपर चले जाए। एवा अभी भी उसी जगह पर मौजूद थी जो कि आगे बढ़ती है बाहर निकलने के लिए। अब तो एरोप्लेन का वो बड़ा सा मलबा भी नीचे गिरने लगा था। एवा अपने आप को बाहर तो निकालती है लेकिन एक विंग से उसकी टक्कर हो गई थी। हमें तो दिखाया गया कि वहां पर एक नहीं बल्कि और भी सारी शार्क्स आ रही हैं, यानी जो लोग मर चुके हैं उन्हें खाने का काम यही करेंगी। डैनियल रोज को लेकर ऊपर पहुंच चुका था। एवा भी अपनी पूरी कोशिश करती है सतह पर पहुंचने के लिए, लेकिन उसका दम घुटने लगा। हमें तो पानी की सतह पर दिखाया गया जहां कोई भी नहीं होता, यानी कि एवा ऊपर नहीं आ पाई। पर अगले ही मोमेंट में वो अनकॉन्शियस हालत में ऊपर आ जाती है और वहां पर कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच चुके थे। उन्होंने जल्द से जल्द ऊपर आए हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया और एक सेफ जगह पर रख दिए। एवा रोज को एकदम सही सलामत देखकर काफी खुश हो रही थी और हमेशा अब उसे अपने साथ रखने का डिसाइड करती है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।